नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का समाजशास्त्री संप्रत्यय क्या है, समाजशास्त्री अवधारणा क्या है। कोई भी विचार हो, ऐसे मान लीजिए किसी की हिस्ट्री हो, जैसे गांधी जी का पूरा इतिहास है, तो गांधी जी ने जीवन में क्या किया उसका एक विस्तृत इतिहास है। अब उसमें से जो राजनीति के विद्वान हैं वो राजनीतिक पक्ष को निकाल लेंगे, जो नैतिकता के विद्वान हैं वो नैतिकता वाले पक्ष को निकाल लेंगे, और ऐसे लोग जो पर्यावरण के समर्थक हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, तो वे लोग गांधी जी की ऐसी कोई बात निकाल लेंगे जिससे गांधी जी ने पर्यावरण को बचाने के विषय में कुछ कहा है। ठीक यही चीज़ शिक्षा के विषय में है। शिक्षा एक बृहत रूप है। अब इसमें से दार्शनिक अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं, समाजशास्त्री अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, अर्थशास्त्री अपने हिसाब से करेंगे, वैज्ञानिक अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन कुल जानने के लिए कि क्या है शिक्षा, इसको समझने के लिए हमें विशेष रूप से शिक्षा को समझना होगा। तो शिक्षा के अर्थ को हम समझें इससे पहले हम बंटवारा करके देख रहे हैं कि दार्शनिकों ने शिक्षा का क्या अर्थ निकाला है। आज हम देखेंगे समाजशास्त्रियों ने शिक्षा को कैसे देखा है। और एक चीज़ के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, पिछले वीडियो में हमने प्लेटो की जगह पर प्लूटो लिख भी दिया था और कह भी दिया था, तो कृपया उसको आप प्लेटो समझिएगा। शिक्षा का समाजशास्त्री संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, अवधारणा। समाजशास्त्रियों का विचार केंद्र समाज होता है। आपने देखा था कि जो दार्शनिक होते हैं उनका विचार केंद्र व्यक्ति होता है, और जो समाजशास्त्री होते हैं उनका विचार केंद्र समाज होता है। ये अंतर है। ये व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल, जो निजी व्यक्ति है, उसको उसके समाज के संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में ही देखते समझते हैं। शिक्षा को ये व्यष्टि और समाज के विकास का साधन मानते हैं। व्यष्टि की जगह पर आप इसको अगर कहना चाहें तो व्यक्ति कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्री लोग हैं वे लोग शिक्षा को व्यक्ति और समाज के विकास का साधन मानते हैं। इन्होंने शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित तथ्य उजागर किए हैं। क्या किया है? पहला किया है कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे सामाजिक प्रक्रिया है? कि समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है तो वे एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित होते हैं। कोई भी समाज है, व्यक्ति हैं, तो मान लो दो व्यक्ति हैं, वे दो व्यक्ति आपस में कोई बात कर रहे हैं, चाहे भाषा के संबंध की हो, कोई विचार आदान प्रदान कर रहे हैं, या आचरण इत्यादि से लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। भाषा से भी प्रभावित होते हैं, कोई अच्छी भाषा बोल रहा है तो दूसरा उसकी नकल करने का प्रयास करता है, विचारों पर भी चलने का प्रयास करता है, या वैसे विचार स्वयं सोचने का प्रयास करता है। आचरण से भी प्रभावित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे आचरण का है तो लोग वैसे उसके जैसा ही आचरण करना चाहते हैं। तो इस प्रभावित होने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ये जो प्रभावित होने की प्रक्रिया है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे के आचरणों से, विचार से, भाषा से प्रभावित हो रहा है, इसी को सीखना कहते हैं। और जब यह कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है तो उसे शिक्षा कहते हैं। अब कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता। प्रायः हो सकता है कोई ऐसा काम आप सोचें कि जो बिना उद्देश्य के हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता है। तो समाज का भी एक उद्देश्य है कि लोगों में आचरण अच्छा हो, विचार अच्छे हों, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके अंदर ईमानदारी हो, सद्गुण हो, अहिंसा हो, सत्य बोलना हो। तो इत्यादि चीज़ें, इन्हीं उद्देश्यों को रख करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे शिक्षा कहते हैं। जब ये कार्य
कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है तो उसे शिक्षा कहते हैं। क्या चीज़? सीखना, सीखने की प्रक्रिया। हम जानते हैं कि मनुष्य कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में उसकी इन शक्तियों का विकास होता है और इसके परिणाम स्वरूप ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। चाहे जो मनुष्य हो, व्यक्ति हो, वह कुछ शक्तियाँ लेकर के पैदा होता है। आपने सुना होगा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो होनहार वृक्ष होता है, जो बहुत विशेष वृक्ष होता है, तो शुरुआत में ही उसके पत्ते चिकने होते हैं, ऐसा कहा जाता है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में उसकी इन शक्तियों का विकास होता है। जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सामाजिक पर्यावरण में और प्राकृतिक पर्यावरण में इन शक्तियों का विकास होता है और इसके परिणाम स्वरूप ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। कुछ समाज से, कुछ प्रकृति से। इसी तरीके से वो सीखता रहता है और अपने आप में परिवर्तन करता रहता है। उदाहरण के लिए ध्वनियों को उच्चारित करने का तंत्र मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है, परंतु इस तंत्र से भाषा वह उन्हीं लोगों की सीखता है जिनके संपर्क में आता है। जो बोलने का तंत्र है, सिस्टम, कि जीभ है, आवाज़ बाहर से निकल रही है, तो बोलने की क्षमता तो प्राकृतिक रूप से मिलती है, लेकिन सामाजिक रूप से अगर वो अमेरिका में उसका जन्म हुआ या इंग्लैंड में हुआ तो अंग्रेजी सीखेगा। अपने भारत देश के ही अगर केरल में हुआ तो भी अंग्रेजी सीखेगा। अगर उत्तर भारत में उसका जन्म हुआ और ऐसे परिवार से है जहाँ हिंदी बोली जा रही है तो वो हिंदी सीखेगा। मतलब यही है कि उन्हीं लोगों की सीखता है भाषा। भाषा वह उन्हीं लोगों की सीखता है जिनके संपर्क में आता है और जिनसे विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मनुष्य की पूरी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। मनुष्य ने अब तक जो सभ्यता में विकास किया है या जो उसकी संस्कृति है, इसमें विकास इस सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। हाँ, यह बात अवश्य है कि कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास और भाषा ज्ञान होने के बाद मनुष्य स्वतंत्र रूप से भी अवलोकन, परीक्षण, चिंतन और मनन करता है। इतना सब होने के बावजूद मनुष्य स्वतंत्र रूप से अवलोकन करता है, परीक्षण करता है, चिंतन करता है और मनन करता है, और ये होना भी चाहिए, और इस प्रकार भी सीखता है। परंतु इसके लिए आवश्यक कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का विकास, भाषा ज्ञान एवं विचार शक्ति का विकास सामाजिक पर्यावरण में ही होता है। समाज के अभाव में ना तो हम भाषा सीख सकते हैं और ना विचार करना सीख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर समाज न हो तो क्या हम भाषा सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते, और न ही विचार सीख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें नकल करके होती हैं। जब हम अपने बड़ों से विचार ग्रहण करते हैं, उनको बातें करते हुए या उनके विचार सुनते हैं, तो उससे हम लोग भी सीखते हैं और उनसे ही हम भाषा भी सीखते हैं। बच्चे अपने चारों ओर की वस्तुओं, भाषा और क्रियाओं का ज्ञान समाज में रहकर ही प्राप्त करते हैं। समाज शास्त्रियों ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा समाज के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन होती है। समाज शास्त्रियों ने यह भी कहा है कि जो शिक्षा है, समाज के उद्देश्य, जो भी समाज के उद्देश्य हैं या जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने का साधन होती है। जैसा समाज होता है और जैसी उसकी आकांक्षाएं होती हैं, वैसी ही उसकी शिक्षा होती है। जैसा समाज होता है और जैसी उसकी आकांक्षाएं होती हैं, वैसी ही उसकी शिक्षा होती है। इस बात पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जैसे आप ये मानकर चलिए, जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, तो भारत के मूल्य अलग है। अहिंसा है, सत्य बोलना है, या मान लीजिए मांस का आहार न करना,
ये यहाँ के मूल तत्व हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अरब देशों में है, उधर है, या किसी मुस्लिम देश में है, तो वहाँ के जो लोगों की आकांक्षाएं हैं समाज की, उन आकांक्षाओं के अनुरूप वहाँ के लोग संस्कृत बनाते हैं। उदाहरण के लिए कि भारत में हो सकता है जो एक महिला है, मुस्लिम महिला, वो अगर बुर्का पहने तो इतना उसको सम्मान न मिले, मिल सकता है, लेकिन हो सकता है इतना वहाँ अपने यहाँ न मिले। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ इतनी कड़ाई से पालन नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में अगर वहाँ कोई मुस्लिम महिला, या अफ़गानिस्तान मान लो, वहाँ पर अगर वो बुर्का पहनती है, बिल्कुल भी उसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा। तो कोई भी संस्कृत हो, हम तो ये मानते हैं कोई भी संस्कृत है वो भूगोल के आधार पर संस्कृत बदल जाती है या बदलनी चाहिए। लेकिन लोग अपने हिसाब से, जैसा समाज होता है और जैसी उनकी आकांक्षाएं होती हैं, वो चाहते हैं अफ़गानिस्तान के लोग कि लड़कियां न पढ़ें। ऐसा ही वहाँ का समाज है कि लड़कियों को नहीं पढ़ने देना चाहता है, तो इसलिए वैसी ही उसकी शिक्षा होती है, ऐसा ही वो सिखाते हैं। वास्तविकता ये है कि शिक्षा समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित होती है। इसके द्वारा समाज के भूत का ज्ञान, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य का निर्माण किया जाता है। इस दृष्टि से भी शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया होती है। दूसरा, इसके विषय में समाजशास्त्रियों ने कहा है कि शिक्षा जो है ये अविरत प्रक्रिया है। अविरत प्रक्रिया का मतलब है ये, अविरत का मतलब लगातार चलने वाली। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि LKG से MA कर लिया, PhD कर लिया, बस शिक्षा खत्म हो गई। व्यक्ति मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। आप भी अपने जीवन में अनुभव करके देखिए कि आप जितना आपको ज्ञान था, उससे हर रोज या हर कुछ समय बाद आपको कुछ नया ही सीखने को मिला। नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं तब भी सीखने को मिलता है। तो शिक्षा जो है ये अविरत प्रक्रिया है। कभी कोई शिक्षा मिल रही, कभी कोई शिक्षा मिलती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार तीसरा पॉइंट यह है कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब है इसमें दो ध्रुव होते हैं। कैसे? एक जो प्रभावित करता है और दूसरा जो प्रभावित होता है। शिक्षक प्रभावित करता है और छात्र या विद्यार्थी वो प्रभावित होता है। तो इस प्रकार शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और भी इसमें यही बात समझाई गई है। चौथा पॉइंट है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। और ये आप जानते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य जो है वो पशुवत होता है। शिक्षा के द्वारा ही उसके इस व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जाता है। और अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है और उनको आने वाली पीढ़ी के हाथों में सौंप देता है। जैसे कोई भी हमारे पुराने साहित्य हैं, तो पुराने हमारे साहित्य आज हमारे पास क्यों हैं? उनको उस समय के ऋषि मुनि या विद्वान लोग भाषा के माध्यम से उसको सुरक्षित रखते हैं और आने वाली अपनी पीढ़ी को सौंप देते हैं। अगले बिंदु में हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। कैसे? शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर विकास करता है। कुछ न समझे, हम साधारण स्तर पर भी अगर समझना चाहें तो अपने भारत में आप जानते हैं बहुत समय पहले सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लोग शिक्षा में विकास नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज के लिए हानिकारक हैं, खतरा हैं, उन चीज़ों को कैसे वो दूर करेंगे? तो या आज के संविधान में ही मान लीजिए, बहुत सारे, अगर सारी चीज़ें संविधान लिखने के समय ही सोच ली गई होती या सोच पाए होते वो,
तो क्या इस समय संशोधन की आवश्यकता पड़ती? संशोधन का मतलब ही है कि कुछ नई समस्याएं आ रही, उनके अनुरूप हमें उसमें अपने उसके अनुरूप ढालना है। जैसे जब सती प्रथा चली थी तो जिस अनुरूप में चली वो चली, लेकिन जब लोगों ने समझा कि 19वीं शताब्दी में कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, तो प्रयासों से उसको बंद किया गया। तो इसलिए कहेंगे शिक्षा जो है गतिशील प्रक्रिया है। निरंतर शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जो सभ्यता है और संस्कृति है उसमें विकास होता रहता है। अब हम लोग कुछ जो शिक्षा शास्त्री हैं उन लोगों ने अपनी जो शब्द कहे हैं शिक्षा के विषय में कि शिक्षा क्या है, परिभाषित किया, उसको देख लेते हैं। भारतीय विचारक हैं भैरवनाथ झा। इनके शब्दों में क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध शिक्षा समाजशास्त्री ओटावे महोदय हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यष्टियों और सामाजिक समूहों के बीच की अंतःक्रिया है जो व्यष्टियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। The whole process of education is the interaction of individuals and social groups with certain ends in view for the development of the individuals, ओटावे ने कहा है। इसके साथ में जो शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार जो मनुष्य हैं शिक्षा के द्वारा अपने समाज में अनुकूलन करते हैं। मनुष्य अपने समाज में अनुकूलन करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा ही निभाती है। तो टी रेमंड नाम के एक व्यक्ति हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से प्रौढ़ काल तक विकास करता है और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। तो आज हम लोगों ने शिक्षा के समाजशास्त्री संप्रत्यय को देखा है, कॉन्सेप्ट को देखा है, अवधारणा को। अब हम इसके बाद में शिक्षा का राजनैतिक संप्रत्यय देख लेते हैं, या अभी देख लेते हैं। शिक्षा का जो राजनैतिक संप्रत्यय है उसमें कुछ भी नहीं है। राजनीति वैसे क्या है, राजनीति चाहती है, आज की राजनीति नहीं, जो वास्तविक राजनीति है, वास्तविक राजनीति ये चाहती है कि देश में श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण हो, देश के जो नागरिक हों वो श्रेष्ठ हों। तो शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय या उसकी अवधारणा यही है कि वास्तविक शिक्षा वह है, अगर लिखना हो तो ये लिखेंगे कि वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। धन्यवाद।